Hello dear students, today we are going to study about animal husbandry. So welcome to IMSC classes in next part of improvement in food resources. तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. So first of all understand what is animal husbandry. It is a branch of agriculture that deals with breeding, feeding and caring of domestic animals. कि स्टूडेंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्सेज, हाउ वी कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो बेटर हो, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, वी कैन इम्प्रूव, वी कैन ग्रो डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप, है ना. और उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल हस्बेंड्री. तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर, उसकी ब्रीडिंग, उसकी फीडिंग से रिलेटेड स्टडी की जाती है. ठीक है. तो आप देखोगे कि जैसे हमने पढ़ा कि इंडिया इट इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री, कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है. यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ऑक्यूपेशन है इट इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है. उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई सारे लोग आजकल मीन्स इन ओल्डन डेज ऑल्सो कि हमेशा से लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री की भी करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कैटल रियरिंग, जिसमें आप लोग गाय, भैंस, बकरी ये पालते हैं और दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू पीपल कमर्शियली, उसे सेल करके और उससे बेनिफिट लेते हैं. नेक्स्ट कम्स पोल्ट्री फार्मिंग, कि कुछ लोग मुर्गियां पालते हैं अंडे बेचकर, मीट चिकन बेचकर और उससे अर्निंग गेन करते हैं. नेक्स्ट कम्स फिश प्रोडक्शन, की जितना भी जो कोस्टल एरियाज़ है ना, तो उन सब में आप देखेंगे जितना भी साउथ वाला एरिया है उन सब में वहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फिश प्रोडक्शन, फिश फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग, केयरिंग का ही बिजनेस वो करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, और उनको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है. सो दे मेनली गो फॉर फिश प्रोडक्शन. नेक्स्ट कम्स बी कीपिंग, कि कुछ लोग बी कीपिंग की हनी इट इज़ वेरी क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉस्टली टू, तो इसलिए बहुत सारे लोग बी कीपिंग का भी बिजनेस करते हैं. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज ऑल एनिमल हस्बेंड्री, की कैसे की जाती है, किस टाइप की फार्मिंग में आपको क्या केयर लेनी चाहिए, कौन क्या इसके इम्पॉर्टेंस है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. इनके साथ साथ कुछ देखा होगा आपने, सम पीपल रेयर शीप पालने का भी काम भी करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, कि दे ऑब्टेन वूल फ्रॉम देम. इसके साथ साथ कुछ लोग सिल्क रियरिंग करते हैं, कि जो केरला साइड, साउथ साइड बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन होता है कि दे अंडरगो सिल्क रियरिंग. सिल्क मलबरी लीव्स पे वो सिल्क वॉर्म को रेयर कराते हैं और उससे सिल्क बना के एंड दे सेल इट, है ना. उसके साथ साथ सम पीपल रेयर कैमल रेयर करते हैं एंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना. हॉर्स है, इसके अलावा भी सो मैनी एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैटल फार्मिंग, कि कैटल फार्मिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि काउ एंड बफेलो रेयरिंग, कि कैटल फार्मिंग इट मेनली इंक्लूड काउ एंड बफेलो रेयरिंग. आपने देखा होगा लोगों को गाय पालते हुए, भैंस पालते हुए, है ना. तो इनका मेन इम्पॉर्टेंस क्या है, कि फर्स्ट मेन प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड ऑफ काउ एंड बफेलो इज़ देयर मिल्क, कि उनसे जो मिल्क सीक्रेट होता है इट इज़ सोल्ड इन मार्केट एंड अलॉन्ग विथ मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो, कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं, कि दूध है, दही है, छाछ है, मठा है, घी है, मावा है. तो इस तरीके से अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट सेल करके वो अपना बेनिफिट लेते हैं.
फिर सेकेंडली इट्स जो उसका जो वेस्ट निकलता है ना, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, काउडंग केक बनाते हैं, उससे कंडे बनाते हैं विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल, एंड मैन्योर दैट इज़ ऑब्टेन्ड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड जो पुराने ज़माने में है लोग बैलों से खेती करते थे, तो इट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑल्सो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल फार्मिंग। अब व्हाट आर द वेरियस ब्रीड्स ऑफ काउ एंड बफेलो, तो इनकी दो तरह की ब्रीड होती है, इंडियन ब्रीड एंड फॉरेन ब्रीड, है ना। तो इंडियन दोनों की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले हम ब्रीड्स के नेम्स देख लें कि मेनली इट इज़ रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर, दीज आर द ब्रीड्स ऑफ काउ। ऐसे ही बफेलो की ब्रीड देखें तो मुर्रा, महसाणा एंड सूरती, these are the breeds of buffalo and these breeds they are found in various state। जो अलग अलग स्टेट की ब्रीड हैं, ये किसी स्टेट में कोई सी ब्रीड पाई जाती है तो दूसरे में दूसरी, और दे हैव पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई दूध ज़्यादा देती है, कोई दूध गाढ़ा देती है, किसी की इम्यून पावर बहुत अच्छा होता है, किसी का डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से इनको रियर किया जाता है, इनको पाला जाता है। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि इनका जो कैटल रेयरिंग का मेन इंटेंशन होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज़ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क सेलिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ लोग जो जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउ पालते हैं, कुछ फॉरेन ब्रीड्स, तो दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे इंडियन ब्रीड की जो काउ है वो मिल्क प्रोडक्शन उसका कम होता है ना, बट दे हैव गुड डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर, उनके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर बहुत अच्छी होती है। बट जो फॉरेन काउ होती हैं उनका क्या कि दे हैव मोर मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है ना, डेली जो उनका पर लीटर मिल्क सीक्रेट होता है वो ज़्यादा होता है, बट दे हैव लेस डिसीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी, कि उनके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए उनके एग्स को कंबाइन करके एक मेथड होती है दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उससे न्यू ब्रीड ऑफ काउ डेवलप की जाती है विच हैज़ बोथ द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़, जो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा देती है प्लस दे हैव गुड डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर ऑल्सो। So artificial insemination, it is a modern technique to develop healthy breeds of cattle in order to obtain desired characteristic। कि जैसे मैंने बोला कि किसी कैटल का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, किसी की डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर अच्छी है, तो उन दोनों को मिला के एक न्यू ब्रीड, एक हेल्दी ब्रीड जिसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हों, ऐसी ब्रीड डेवलप करने के लिए ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? फर्स्ट, इट डेवलप टॉलरेंस पावर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, सो दैट कि जो भी कैटल्स हैं वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें। सेकेंड, इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड, की बहुत चीप मेथड है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है फार्मर्स की। नेक्स्ट, इट इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, एंड ऑल्सो डेवलप डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैटल्स का डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज़ रिलायबल एंड हाइजीनिक मेथड एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन high rate of fertilization. So these are the advantages of artificial insemination. So students, as we have studied in agriculture practice कि जैसे हमने पढ़ा था किसी भी प्लांट को यदि हमें उगाना है, so we have to provide all the necessary condition, all the suitable condition to it so that it can grow in proper manner। कि ऑब्वियस ही बात है, यदि हमें रिजल्ट चाहिए, यील्ड चाहिए, तो हमें पहले उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर वाटर, मैन्योर, फर्टिलाइज़र, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, ये सारी चीज़ें प्लांट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन द सेम मैनर, इफ़ यू वांट बेनिफिट फ्रॉम कैटल्स, अगर आप चाहते हैं
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है कैटल्स के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके कैटल्स हेल्दी रहें, डिसीज़ फ्री रहें और प्रॉपर आपको क्वांटिटी में मिल्क या जो भी जिस इंटेंशन से आपने उनको रियर किया है तो आपको वो बेनिफिट मिलता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड फॉलो सम प्रैक्टिसेस। हमें कुछ पॉइंट्स का, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्रोवाइड हेल्दी डाइट विच इज़ रिच इन फाइबर्स। स्पेशली कैटल्स के लिए फाइबर रिच डाइट ज़रूरी है, प्लस कभी ग्रीन ग्रास प्लस ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें उनकी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए कि जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है, इन द सेम मैनर कैटल्स और एनिमल्स ऑल्सो नीड प्रॉपर डाइट। सेकेंडली, प्रॉपर शेल्टर विच शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेंटिलेटेड, कि उनके लिए प्रॉपर शेड होना चाहिए, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए जो कि रेगुलरली क्लीन किया जाए, है ना। एंड इट शुड बी स्लोपी, थोड़ा स्लोपी होना चाहिए ताकि उनका जो वेस्ट है वो पूरा नीचे चला जाए, ऐसे नहीं कि वहीं रहे, गंदगी हो, मच्छर हो रहे हैं, मक्खियाँ हो रही हैं, तो इन सब से उनको बचाना चाहिए। अदरवाइज दे ऑल्सो विल बी कॉट टू डिसीजेज, उनमें भी डिसीज़ हो सकती हैं। उसके साथ साथ उनको प्रॉपर हवा मिलनी चाहिए, है ना। और बारिश के सीज़न में वहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए बारिश का, नहीं तो वो भीग भीग के बीमार हो जाएंगी। प्लस कुछ टाइम के लिए उनको भी थोड़ा छोड़ने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा घूम फिर लें, तो इस तरीके से उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ शेल्टर एंड कैटल, की जो उनका एरिया है, जो उनकी शेड है, वो उसको रेगुलर क्लीन होना चाहिए। प्लस जो कैटल है उसको भी रोज़ नहलाना धुलाना, प्रॉपर खाना पीना सब उसको टाइम पे प्रॉपरली मिलना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप, कि कैटल्स को भी, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी कैसे हम केयर करते हैं कि टाइम पे उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, है ना। इन द सेम मैनर कैटल्स भी, दे कांट स्पीक, वो खुद से नहीं बता सकते कि हाँ भाई उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे जब कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उनके सिम्टम्स से पता चल जाता है कि हाँ वो खाना छोड़ दे रहे हैं, या साइलेंट रह रहे हैं, या ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं, पैट होते हैं तो ज़्यादा घूम नहीं रहे, है ना, या कोई ऐसा वुंड है, घाव है जो हमें दिखता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि योर एनिमल इज़ इल, आपका जो एनिमल है वो बीमार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका भी हेल्थ चेकअप हो, उनको भी वैक्सीन लगती रहे ताकि दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिसीजेस। एंड नेक्स्ट, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड शेड, कि उनको पानी पिलाना, गर्मी का सीज़न है तो बार बार पानी पिलाना, है ना। उनके लिए भी पानी पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई हमारी मर्ज़ी है तो हम जब चाहे उठ के पानी पी सकते हैं, बट कैटल्स वो नहीं, है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे भी वो बांधे हुए हैं, जहाँ रखा हुआ है उनको, तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि वेन एवर यू रियर कैटल्स, तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए। Now we are going to study about cattle diseases, कि जैसे प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में डिसीज़ होते हैं, ऐसे एनिमल्स में भी डिसीज़ हो जाते हैं। एंड देयर डिसीज़ ऑल्सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ पैरासाइटिक, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी होस्ट पे रह के उस होस्ट को हार्म करते हैं। सो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रह के बॉडी को हार्म करते हैं, जैसे लाइस है, टिक्स है, माइट्स है, बग्स हैं, ये बॉडी पे चिपक जाते हैं एंड दे सक ब्लड ऑफ द एनिमल्स, कैटल्स, है ना, और उस तरीके से उनको हार्म करते हैं। एंड सेकंड इज इंटरनल वर्म्स, जैसे छोटे बच्चों के पेट में भी आपने सुना होगा कीड़े हो जाते हैं, है ना, उनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं और दे कॉज हार्म टू दैम, कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इन द सेम मैनर एनिमल्स में भी, कैटल्स में भी ऐसे डिसीज़ होते हैं जो इंटेस्टाइन और स्टमक, लिवर, इनमें अगर वॉर्म्स हो जाएं तो भी दे कॉज हार्म टू कैटल्स। इन द सेम मैनर उनमें इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। इन्फेक्शियस कोई जो भी, इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और फंगई, तीनों से कोई भी अलग अलग कई सारे
various type of disease are caused in cattle. For example, foot and mouth disease, cowpox. ऐसे बैक्टीरियल डिसीज़ में आप देखेंगे एंथ्रेक्स है, ब्लैक क्वार्टर है ना। और फंगल डिसीज़ में जैसे हम लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो दे कॉज स्किन एलर्जी एंड इन्फेक्शियस। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये जो डिसीज़ हैं ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि इवन द पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दीज कैटल्स, कि अगर आपने इन एनिमल्स को टाइम पे उनको चेकअप नहीं करवाया, उनकी डिसीज़ का क्योर नहीं किया, तो दे कैन बी इवन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि जो पर्सन उनकी केयर कर रहा है, उनके कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये डिसीज़ उनको भी हो सकता है, उन तक भी पहुंच सकता है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट दे शुड बी केप्ट इन क्लोज ऑब्जर्वेशन, कि एनिमल्स का प्रॉपरली उनको ऑब्जर्व करें, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके हाइजीन का ध्यान रखें, है ना। एंड अब ये बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि कैटल में डिसीज़ है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ माइनर सिम्टम्स और कुछ मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ डिसीज़। कि सपोज स्पॉट्स इन देयर डंग, उनके ब्लड स्पॉट्स आ जाते हैं उनके काउ डंग में, या फिर सपोज काउ जो है लिम्पिंग करके चल रही है, लंगड़ा के चल रही है, या खाना नहीं खा रही है प्रॉपरली, उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, या उसके बाद और भी कभी बॉडी में स्वेलिंग है, मिल्क क्वांटिटी कम हो जाती है, या मिल्क वाटर जैसा मिल्क आने लग जाता है, मिल्क में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इन ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। जो लोग एनिमल्स कैटल रेयरिंग करते होंगे, एनिमल्स पालते हैं, तो उनको और ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा भी कुछ भी लगे सो यू कैन कंसल्ट विद अ वेटनरी डॉक्टर। कोई भी वेटनरी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड और भी सारे सिम्टम्स वो आपको बता देंगे। सो इट मीन्स कि दीज प्रिकॉशंस, दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल rearing of cattles. Next is white revolution. So students, आप सभी जानते हैं कि what is the importance of milk, है ना। मिल्क इट इज़ नोन एज कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड कहा जाता है, इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन और कैटल रेयरिंग की जाती है। हाँ, तो स्पेशली जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मिल्क बोलते हैं कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम, तो इसीलिए उनको दूध दिया जाता है। और हर जगह आप देखोगे ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दूध ना लिया जाता हो, जिनके घरों में दूध ना आता हो। हाँ, तो इट मीन्स कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड ही एक रिवॉल्यूशन है दैट इज़ नोन एज वाइट रिवॉल्यूशन। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड कैटल केयर, की कैटल की केयर, उनकी फीड और मिल्क प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैटल्स की वैरायटी कैसे इम्प्रूव की जाए, कैटल्स को डिसीज़ रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए, इन सब से रिलेटेड एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। ऑल्सो ही इज़ founder of NDDB, that is National Dairy Development Board, and this NDDB जो National Dairy Development Board है, it is world's largest dairy development farm called as Operation Flood, and he is also known as architect of modern Indian dairy industry। कि आपको बता दूं कि आजकल जो कैटल रेयरिंग है या मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। कि आजकल ऐसे पुणे में आपको बताऊं कि पुणे में एक एरिया है, वहाँ पे कितने हज़ार कैटल्स रेयर किए जाते हैं और उनकी जितनी भी केयर है इट इज़ टोटली टेक्निकल, टोटली टेक्निकल है। उसमें मैनुअल कोई वर्क नहीं किया जाता, उनका खाना पीना रहना, इवन उनकी मिल्किंग, दूध धोने के लिए भी मशीन है, उसके थ्रू पूरा मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है इन अ वेरी हाइजीनिक मैनर, और फिर कलेक्ट होके पूरा पहुंच जाता है, पैक हो जाता है एंड देन इट इज़ सोल्ड। तो इट मीन्स कि आजकल हर चीज़ इतनी टेक्निकल होती जा रही है, तो हम हर जो भी काम करें, जो भी प्रोसेस करें, भले फार्मिंग हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, इट शुड बी इन दैट प्रॉपर मैनर, इट शुड बी इन टेक्निकल मैनर, सो दैट वी कैन गेट
best benefit and complete benefit from it. So I hope you have understood about कैटल रेयरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड व्हाट केयर शुड बी टेकन, दैट यू हैव अंडरस्टूड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी विद इंदु मिश्रा साइंस क्लासेस.